देखिए, आप रिवर्स बायसिंग का क्या मतलब था और फॉरवर्ड बायसिंग का क्या मतलब था, ये आपने समझ लिया था। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं यहाँ पर कि आपके आई इन चार पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक के। तो ये कह रहा था मैं, देखो अगर आपका ये वोल्टेज बहुत कम है फॉरवर्ड बायसिंग में भी, मान लो 0.3 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है ना, सिलिकॉन डायोड है आपके पास, और आप सोच रहे हैं 0.3 वोल्ट की बैटरी से करंट चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना, 0.6 वोल्ट का मिनिमम बैटरी आपको लगाना पड़ेगा अगर आप करंट देखना चाहते हैं उसमें, तो फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है। तो ये मिनिमम वोल्टेज जो चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है ना, करंट ड्रॉ कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है। ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाता है। सिलिकॉन के लिए 0.6 वोल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है। सिलिकॉन के लिए 0.6 वोल्ट निकल के आ रहा है। तो सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और जर्मेनियम का था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7। वो एनर्जी बैंड गैप था, वो अलग है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है। ये है कि जो बैरियर बनता है उस पर ड्रॉप कितनी होगी फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है ना, जिससे कि उससे ज्यादा बैटरी लगाने पर ही करंट चलेगी। तो पहला रीजन वही बता रहा है कि आपकी बैटरी का वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी कम है, तो करंट नेग्लिजिबल है। ठीक है। बट जैसे ही आपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज लगाया, तो करंट की वैल्यू एकदम से राइज करती है और जो बैरियर पोटेंशियल की विड्थ है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो ये था करंट ऑलमोस्ट जीरो लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर, ये था कि डिप्लीशन लेयर विड्थ बहुत कम हो गई, तो करंट की वैल्यू एकदम से राइज कर जाती है इसमें। ठीक है। तो ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग। अब बात आती है कि जब रिवर्स बायसिंग करी, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि थोड़ी बैटरी का आपने नेगेटिव उल्टा कर दिया, मतलब रिवर्स बायसिंग, इधर प्लस लगा दिया, तो बैटरी का वोल्टेज अब बढ़ाते जा रहे हैं, तो कुछ देर तक तो करंट बढ़ता है। बैटरी बढ़ाने पर करंट बढ़ना चाहिए ना, बट ऐसा कुछ देर तक होता है। उसके बाद एक काफी लंबे रीजन तक आपको दिख रहा है कि आप बैटरी का नेगेटिव वोल्टेज तो बढ़ाते जा रहे हैं बट करंट तो बढ़ ही नहीं रहा। समझ रहे हैं बेटा इस चीज को आप? जब आपने ये उल्टी बैटरी लगाई है, तो देखो, जब फॉरवर्ड बायसिंग की करंट वो डिफ्यूजन करंट ही है, ठीक है ना, पी से एन की तरफ चलने वाली। लेकिन जो रिवर्स बायसिंग की करंट है, ठीक है, वो रिवर्स बायसिंग में करंट बहुत ही कम होती है। ठीक है। और बैटरी बढ़ाने पर भी कुछ देर तक तो बढ़ती है बट फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो ये कांस्टेंट होने का क्या पर्पज है उसका? ठीक है। तो कांस्टेंट कैसे हो गई, इस रीजन को ध्यान से सुन लीजिए एक बार, कहीं बाद में कंफ्यूज हो जाए आप। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा की बैटरी नहीं लगाओगे तो फॉरवर्ड बायसिंग में भी करंट नहीं चलेगी। ठीक है। दैट वोल्टेज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब बात आती है, अगर बैटरी के टर्मिनल उल्टे कर दिए जाए, पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में लगाया जाए और फिर बैटरी का वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए, तो कुछ देर तक तो बढ़ता है, ठीक है, करंट, बट उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट होने का पर्पस क्या है, ध्यान से सुनिए। देखो, रिवर्स बायस में करंट कैसे चलती है? रिवर्स बायस में चलती है ड्रिफ्ट करंट, हमेशा ध्यान रखना। और ड्रिफ्ट करंट कैसे बताई थी मैंने आपको, याद है क्या अभी थोड़ी देर पहले? पी से ड्रिफ्ट एन। का जनरेशन का रीजन क्या था, टेम्परेचर था कि नहीं, बताओ? यस सर। क्योंकि यस इसको सर। क्या करना है, ये आपका इधर था पी था, है ना, और इधर था आपका एन था, और इधर प्लस साइन साइन था, इधर माइनस था। ठीक है, याद हो जाना चाहिए बिल्कुल, बीच में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है। मैंने कहा था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं बेटा। ठीक है। अब हर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, पर सेकंड कितने ज्यादा जनरेट होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं, हो सकता है कि आप ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है विद टेम्परेचर। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, उसकी 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 घटती है कंडक्टर्स की। कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है ना टेम्परेचर के साथ, बट यस सेमीकंडक्टर सर। में रेजिस्टेंस कम होता है टेम्परेचर के साथ। क्यों? क्योंकि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतने बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा होगी, कोवेलेंट बॉन्ड्स की, उतने ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलेंगे। ठीक है। तो ये पर सेकंड कितने ब्रेक हो रहे हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज है बेटा ये। ठीक है ना। तो आप टेम्परेचर तो अभी चेंज कर नहीं रहे, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं पर सेकंड। ठीक है ना, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकेंड जनरेट हो रहे हैं, और आप बैटरी बड़ी करते जा रहे हैं, तो ये बैरियर पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है रिवर्स बायस में।
ठीक है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन पेयर पर सेकेंड थे, फिर आपने बैटरी बढ़ाते गए, ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकेंड जनरेट हो रहे, मान लो शुरू में 5 पर सेकेंड सेपरेट हो पा रहे हैं, ठीक है ना, 5 पर सेकेंड शुरू में सेपरेट हो पा रहे हैं इस रीजन, फिर आपने और बैटरी बढ़ाई, चलो अब 5 क्या 6 सेपरेट होने लग गए, बढ़ गया ना, ताकत बढ़ गई बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, क्योंकि पर सेकंड जनरेट हो रहे हैं, तो पर सेकंड सेपरेट होने वाले डिपेंड कर रहे हैं फील्ड कितना ज्यादा लगा रहे हो, ठीक है, आपने फील्ड और बढ़ा दिया, ये आपका 9 पहुंच गया, ठीक है ना। अब जनरेशन तो बैटरी बड़ी करने से थोड़ी नहीं चेंज हो रहा है, वो बात क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, वो बैटरी बड़ी करते जाओ, जो जनरेशन है, समझ रहे हैं बेटा, वो किसका डिपेंडेंट है, टेम्परेचर से वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, टेम्परेचर थर्मल एनर्जी से, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उनको जस्ट सेपरेट कर दे रहा है, तो वो पर सेकंड कितने जनरेट होंगे, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकंड जनरेट हो रहे हैं, बैटरी बढ़ाते जा रहे हैं, 5 पर सेकंड सेपरेट होने लग गए, बहुत अच्छी बात, 6 होने लग गए, फिर 9 होने लग गए, और एक टाइम पर 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकंड जनरेट होने लग गए, और फिर भी आप बैटरी बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, तो बेटा आप 10 के कोई 12 पर सेकंड तो जनरेट होने वाले हैं, ठीक है ना, वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो फिर आपका ये प्लॉट जो पहले बढ़ता जा रहा था आपका पर सेकंड सेपरेशन, वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब आप कितनी भी बड़ी बैटरी बनाते रहो, जितने पर सेकंड सेपरेट जनरेट हो रहे थे उतने पर सेकंड आप सेपरेट कर दे रहे हो, तो अब करंट क्यों बढ़ेगी, ठीक है ना। अब जब तक ये पर सेकंड आप चेंज नहीं करोगे, जब तक करंट नहीं बढ़ेगी, आप कितनी भी बड़ी बैटरी लगा लो, जब है ही नहीं तो चार्ज तो फिर फ्लो कहाँ से करेगा, जितना था वो आपने करा दिया, ठीक है ना, कोई कंडक्टर थोड़ी नहीं कि भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और भागना शुरू कर दिए, सेमी कंडक्टर है, टाइम लगता है, जनरेशन होता है बॉन्ड ब्रेकिंग से, कोई सारे फ्री नहीं बैठे हैं एकदम कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स की तरह की बैटरी लगी और चलना शुरू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जितने पर सेकंड आपने जनरेट हो रहे हैं वो आपने अगर सेपरेट कर दिए, तो फिर और नहीं आ रहे, तो इसलिए ये वाला पार्ट पिक्चर में आता है। अब क्या होता है, आप माने ही नहीं, आप और बड़ी बैटरी करते जा रहे हो, अब तो इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। तो बैटरी का वोल्टेज बढ़ने से आपको बहुत क्लियर है, बैरियर बढ़ता जा रहा है, बीच में फील्ड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब एक स्टेज ऐसी आएगी बेटा कि अब इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड को, जो कोवेलेंट बॉन्ड था, उनकी ब्रेकिंग के लिए आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं रह जाती, आपका लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसने इन इलेक्ट्रॉन को उस बॉन्ड से सेपरेट कर दिया, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर अब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकंड जनरेट होने लग जाते हैं, क्योंकि आपने इसको बढ़ाते गए, एक स्टेज ऐसी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू ऐसी आई जिस पर कि क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, किसका, पीएन जंक्शन का ब्रेक डाउन हो गया, और वो बिल्कुल फिर कंडक्टर ही बन गया, फिर तो लगातार करंट चलेगी, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, इसको देखो, इसका नाम सुन लो, क्या है, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ठीक है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। देखो दो तरह की ब्रेकडाउन हो सकते हैं, मैंने एक आपको जीनर ब्रेकडाउन एक्सप्लेन किया है, एक एवेलेंस ब्रेकडाउन और होता है, वो हमारे कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हम जो रीजन समझ रहे हैं, एकदम से करंट की वैल्यू एकदम बढ़ जाने का, ठीक है ना, विदाउट इवन चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि फिर पता है एकदम कंडक्टर बन गया, रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो कोई ड्रॉप नहीं हो रही है, अब यहाँ पर कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन के बाद पोटेंशियल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, करंट बहुत सारा बढ़ सकता है, ठीक है। तो अब हम एक स्पेसिफिक डायोड भी यूज करेंगे थोड़ी देर बाद, जिनको हम जीनर डायोड बोलेंगे, जो हमेशा इसी रीजन में काम करते हैं, इस रीजन की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं आप, करंट बढ़ता जा रहा है बट इनका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, करंट तो बढ़ता जा रहा है बट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होना बंद हो जाता है, इसी को आप क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं कि आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये मेंटेन रहता है, अब इसके दोनों पीएन जंक्शन के जो पार्ट थे, दोनों पार्ट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है, करंट लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है, करंट लगातार बढ़ती जाती है। तो पीएन जंक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें ध्यान रखेंगे, ये करंट फॉरवर्ड बायस की है तो देखो मिली एम्पियर लिखते हैं यहाँ पे, और ये रिवर्स बायस की है तो उसको हमेशा क्या लिखते हैं, माइक्रो एम्पियर लिखते हैं, ठीक है। तो जीनर ब्रेकडाउन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने ही बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू कर दी, तो फिर बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाती है,
ठीक है, तो ये तो आपका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है, एक्सपेरिमेंट वाला। ये आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम आपको ड्रॉ करना होता है। फिर कुछ लिखने के लिए जितना मैंने बताया, एक्सप्लेन ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ए डायोड। तो when PN junction diode is in reverse bias, then after certain value of the external voltage, current increase लिखने को आएगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज को डिफाइन करो डायोड के, कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ये लिखना है आपको। when PN junction diode is in reverse bias, then after a certain value of external voltage, current increases suddenly to large amount। ठीक है, the value सर of potential is called breakdown voltage। बताइए सचिन, बताइए। सर फिर तो मतलब ये वाला माइक्रो होना चाहिए था, वो वाला ये ज्यादा हो गया तो। क्या होना चाहिए था? ये वाला करंट इंक्रीज ही हो रहा है ना। नहीं, ये तो फिर बहुत सारा बढ़ता जाएगा, तो माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर सब क्रॉस कर जाएगा। बट हम मेनली जो रिवर्स बायस में इस करंट की बात करते हैं, तो ये करंट बहुत स्मॉल है। ठीक है, ये तो फिर कितना भी बढ़ता जाएगा, इसकी लिमिट नहीं है। बट ये जो करंट का ऑर्डर है दैट इज माइक्रो एम्पियर, और ये जो करंट है दैट इज मिली एम्पियर। ठीक है सचिन, यस सर। वो तो लगातार बढ़ता जाएगा, वो तो 20 गुना 25 गुना इतना तक हो जाता है, 25 टाइम्स। ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं। बट जब हम बात कर रहे हैं माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की, वो इसकी बात करते हैं, और ये जो आपका करंट होगा ये मिली एम्पियर। ठीक है, सर ओके। हाँ बताइए बेटा। सर जो फर्स्ट रीजन में करंट है उसको माइक्रो एम्पेयर में भी मेजर नहीं कर सकते? फर्स्ट रीजन में जो करंट है उसको उसको माइक्रो एम्पेयर में भी मेजर नहीं कर सकते? नहीं, मैं आपकी बात एकदम नहीं समझ रहा। उसका सर ऑर्डर मतलब बिल मतलब, उसका ऑर्डर 10⁻³ एम्पियर का था वो। अब आप उसको लिख दो इंटू 10⁻6 करके, माइक्रो एम्पियर में लिख दो, वो कौन मना करे। नहीं सर, ठीक है, फर्स्ट मतलब उसमें अबाउट जीरो ही है क्या करंट, ये पूछना चाह रहा हूँ। तो ये वाला कह रहे हो क्या आप? यस सर। हाँ, ये ऑलमोस्ट जीरो है बेटा, इसको जीरो बोले। ठीक है ना, कोई करंट नहीं मानेंगे हम इसमें बिल्कुल, जब तक आपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज नहीं किया, थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस नहीं किया। ये लिखा हुआ देखो, कट इन या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, इन फॉरवर्ड बायसिंग इनिशियली करंट इंक्रीजेस वेरी स्लो, बट आफ्टर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली इवन फॉर ए स्मॉल इंक्रीज इन द बायसिंग। बहुत ही नेग्लिजिबल करंट है उस फर्स्ट रीजन में। ठीक है, तो आगे हम प्रैक्टिकली उसको जीरो लेंगे बेटा, अभी जब हम ट्रांजिस्टर में ये चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब तक कहीं कुछ एक्स्ट्रा ना लिख दे, हम उस करंट को जीरो मान के ही प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से पहले बहुत ही नेग्लिजिबल करंट है, तो हम जब तक अदरवाइज ना कहा जाए उसको जीरो ही मानेंगे। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज वेरी लो एज कंपेयर टू द रिवर्स बायस वोल्टेज। हाँ, ये दो पार्ट हैं जो पूछे जाते हैं बहुत बार, एनसीईआरटी ने सॉल्व भी कर रखा है। डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक आपको दे रखी है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये आया भी इस बार भी शायद आया, और एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप जो भी लिनियर पार्ट देखो बेटा, दोनों में होता है, फॉरवर्ड बायसिंग का भी होता है, रिवर्स बायसिंग का भी होता है। ठीक है, तो ये जो लिनियर पार्ट दिखेगा ये ऑलमोस्ट लिनियर हो सकता है यहाँ पर। तो आपको गिवन होगा इस तरह का डेटा, तो आपको पता V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा ई। तो बस ये बहुत ही सिंपल है कि आप इस ध्यान से करो बस। डेल्टा V इस एक्सिस पर है, ध्यान से। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0.1। और डेल्टा आई कितना है यहाँ पर, 20 - 10। तो देखो क्या पूछ सकता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड इज शोन, फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट आई इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर एंड -10 वोल्ट, दोनों पर पूछा है। तो यहाँ देखो, फॉरवर्ड बायसिंग में तो इस लीनियर पार्ट से निकलेगी, और रिवर्स बायसिंग में इस लीनियर पार्ट से डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो आई इक्वल्स टू 15 मिली एम्पियर पर डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है। ठीक है, तो क्या करोगे, डेल्टा वी कितना है, 0.1। ये वैल्यूज गिवन है आपको, सॉल्व एग्जांपल है बिल्कुल, और इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बेटा, गलती नहीं करनी जबरदस्ती की, बहुत ज्यादा सिंपल है। 0.8 - 0.7 0.1, और ये डेल्टा ई कितना है, 20 - 15 नहीं, 20 - 10 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। अभी एम्पियर हो गया ये, 10, ये सब था मिली एम्पियर में, इंटू 10⁻³ कर दिया, तो कितना आ गया, 10 ओम आ गया। इस तरह से रिवर्स बायसिंग में कितना होगा,
10 अपॉन 10 अब देखो इसमें देखेंगे ऐसे, इस पूरे रीजन का डायनामिक रेजिस्टेंस क्या बोला जाएगा, ये करंट कितनी आ गई और कहाँ तक वोल्टेज आप ले रहे हैं, तो वोल्टेज कहाँ ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 10 में करंट का चेंज कितना है, 10⁻⁻⁶, ठीक है। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा वी कितना है यहाँ से यहाँ तक का 10, और डेल्टा आई कितना है 0 से 1 माइक्रो एम्पियर, तो बस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई कितना आ गया आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस 10⁻⁷ ओम निकल के आ गया। बोलिए इस तरह से डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने में गलती तो नहीं करेंगे कोई? अगर नहीं आपसे सर। आईवी कैरेक्टरिस्टिक देके डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछ ले तो बहुत सिंपली आप निकाल देंगे, गलती का कोई चांस नहीं। बस आपने सुन रखा होगा डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, वही वी इक्वल टू आई आर वाला ही है, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है।